क्लास में मैंने बैटरीज का आपको इंट्रोडक्शन दिया था। क्या दिया था? बैटरीज का इंट्रोडक्शन दिया था आपको बैटरी का, कि किस तरीके से हम बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको क्लियर होगा, लेकिन फिर से मैं वहां इंट्रोडक्शन से आपको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ूंगी, जिससे आपको दोबारा से वो पार्ट दिमाग का पार्ट बन जाए, क्योंकि ये समझने वाला पार्ट है। अगर आपको ये पार्ट समझ में नहीं आया तो ये दिमाग में सेट कर लीजिए, आपको रटना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहती हूँ किसी भी चीज को आप रटें। रटने वाला कोई सिनेरियो मत बनाइए। कोशिश ये करिए कि हमें समझ में आ जाए और समझने के बाद हम उसका आंसर दें। ठीक है? तो कोशिश ये करिएगा कि समझ में आ जाए। अदरवाइज आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि चीजों को रटिए, तो रटने वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बैटरीज इंट्रोडक्शन एक बार दोबारा से फटाफट से देख लेते हैं। बैटरीज मैंने आपको बताया, जो भी बैटरीज आप देखते हैं कि आपके कार में भी बैटरी लगती है, आपके आप देखें कि आपकी जो टीवी है उसके रिमोट में बैटरी लगती है, आपके घर में जो वॉच है उसमें भी बैटरी या सेल लगते हैं। अब बैटरी क्या है? सेल का कॉम्बिनेशन है, तो मैं सेल कहूं बैटरी कहूं एक ही बात है। बैटरी में जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन को हम बोल रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बैटरी में होने वाली रिएक्शन को हम बोल रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन, और उस रिडॉक्स रिएक्शन के होने से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे आपके जो एप्लियंसेस हैं वो वर्क कर रहे हैं। तो आपकी बैटरी में कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिडॉक्स रिएक्शन। उस रिएक्शन के प्रोसीड होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, जो आपकी एप्लियंसेस को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, और आपके एप्लियंसेस वर्क कर रहे हैं। राइट? तो जो सेल या बैटरीज हैं वो हमें दो टाइप की सेल और बैटरी पढ़नी है। एक होती है प्राइमरी सेल, जिसको मैं प्राइमरी बैटरी कह सकती हूँ। और बैटरी वर्ड आप जानते हैं कब यूज करना है? जब टू और मोर देन टू सेल्स कंबाइन विद ईच अदर, तब आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी हमें पढ़नी है, और सेकंड हमें पढ़ना है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी जो है वो नॉन रिचार्जेबल है। नॉन रिचार्जेबल का मतलब है कि एक बार अगर आपने इसको यूज कर लिया तो दोबारा आप इसे यूज नहीं कर सकते, वो बेकार हो जाएगी, आपको उसे फेंकना पड़ेगा, मार्केट से नया सेल परचेज करना पड़ेगा और उसे यूज करना पड़ेगा। तो आप देखते हैं जो सेल आप अपनी वॉच में डलवाते हैं या घर में जो वॉल क्लॉक होती है उसमें जो सेल लगते हैं वो एक समय के बाद वर्क करना बंद कर देते हैं, एक समय तक ही वर्क करते हैं। या टीवी के जो रिमोट में आप जो सेल डालते हैं वो भी एक समय तक पर्टिकुलर वर्क करते हैं, उसके बाद वर्क करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे सेल या बैटरीज को हम प्राइमरी बैटरीज बोल रहे हैं, जो नॉन रिचार्जेबल है, जिसको आप फर्दर रिचार्ज नहीं कर सकते, फर्दर रीयूज नहीं कर सकते। अब प्राइमरी बैटरी में मैंने कहा आपको दो टाइप की बैटरी पढ़नी है। एक है लेक्लेंचे सेल, लेक्लेंचे बैटरी कह सकते हैं। इसका अनदर नेम अगर मैं डिस्कस करूं तो ड्राई सेल। सेकेंड वन इज मरकरी सेल। मरकरी सेल का दूसरा नाम है बटन सेल। मरकरी सेल, बटन सेल मैंने आपको बताया था, जो वॉच हैंड वॉच होती है उसमें जो एक सेल डला होता है, छोटा सा गोल सा बटन जैसा दिखता है, उसको हम मरकरी सेल बोलते हैं। मरकरी सेल का कॉमन पर्सन के लिए नाम रख दिया बटन सेल, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस बटन सेल को मरकरी सेल बोला जाता है। ठीक है? तो प्राइमरी सेल, दोज आर नॉन रिचार्जेबल सेल, उनको पढ़ना है। सेकेंडरी सेल और सेकेंडरी बैटरी का मतलब है जो चार्जेबल है। जैसे मोबाइल की बैटरी आप देखते हैं, मोबाइल एक समय के बाद डिस्चार्ज हो जाता है, आप चार्जिंग पे लगा देते हैं, बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है। तो जो भी चार्जिंग वाली बैटरीज है जिनको हम चार्ज कर सकते हैं एक बार खत्म होने के बाद, जैसे आपके घर में आपने देखा होगा कि आपके घर में लगा होता है क्या, इन्वर्टर, तो वो भी डिस्चार्ज हो जाता है, फिर पर्टिकुलरली वो चार्ज हो जाता है। ऐसा नहीं कि इन्वर्टर एक बार खत्म तो आप उसको फेंक देते हैं। तो ये रिचार्जेबल जो बैटरी है उनको हम सेकेंडरी बैटरी और सेकेंडरी सेल बोलते हैं। अब ये एक्चुअल में मैंने आपको बताया था सिलेबस में, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सिलेबस में बताऊं तो ये दो टाइप की है, एक लेड स्टोरेज बैटरी और एक फ्यूल सेल। लेकिन एनसीईआरटी बुक में से अभी इस वाली सेल को हटाया नहीं है, ये भी सेकेंडरी बैटरी है, निकल कैडमियम सेल। एनसीईआरटी बुक में आज भी ये गिवन है, तो हम इसको भी एक बार देख लेंगे, लेकिन अब ये बोर्ड में इसका क्वेश्चन आना बंद हो गया है। फिर भी हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, हम जब दो पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ एक सेल की रिएक्शन और देख लेंगे, कोई बहुत बड़ा फोकस नहीं करना है। जब दो समझ में आ जाएंगी तो तीसरी भी हमें समझ में आ जाएगी। तो सेकेंडरी सेल में हम पढ़ेंगे तीन, लेड स्टोरेज बैटरी, फ्यूल सेल एंड निकल कैडमियम सेल। और प्राइमरी सेल में हम पढ़ेंगे दो, लेक्लेंचे सेल और मरकरी सेल। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई बैटरी के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जब भी किसी सेल के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए? टाइप ऑफ सेल, वो सेल किस टाइप की है। आपने दो ही टाइप की सेल पढ़ी है इस चैप्टर में। एक तो मैंने पूरा स्टार्टिंग से कंसेप्ट आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का,
उसके नोट्स मैंने आपको भेजे थे। फिर सेकंड मैंने आपके साथ डिस्कस किया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसके मैंने अभी नोट्स नहीं भेजे, आज आपको भेजूंगी। तो दो टाइप की सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो किस टाइप की बैटरी है आपकी, आपकी जो सेल है या बैटरी है वो किस टाइप की, इलेक्ट्रोलाइटिक है या इलेक्ट्रोकेमिकल है, उसका टाइप बताइए। एनोड किसका बना हुआ है, कैथोड किसका बना हुआ है, एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, आपकी जो बैटरी है उसमें एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, आपकी जो बैटरी है उसमें कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, और दोनों को कंबाइन करके जो ओवरऑल सेल रिएक्शन है वो क्या है आपकी बैटरी की। आपकी बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, आपकी बैटरी के वोल्टेज कितना है, और आपकी बैटरी कहाँ यूज हो रही है, वो जो बैटरी है वो कहाँ यूज हो रही है। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स में हो सकता है एक एक नंबर का आपसे सिंपल पूछ ले कि टाइप ऑफ सेल बताइए, कहानी खत्म, उससे एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछे, यूज बता दीजिए, एक नंबर का क्वेश्चन बन गया। हो सकता है आपसे पूरी इंफॉर्मेशन ले ले आपकी सेल की, तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। ऐसा मैंने इतना आपको इंट्रोडक्शन आपकी प्रीवियस क्लास, जो लास्ट क्लास मेरे साथ हुई थी, उसमें मैंने आपको इतना समझा दिया था। तो यहाँ तक मेरी बात आई थिंक सबको क्लियर होगी। तो यहीं से अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्राइमरी बैटरी की फर्स्ट सेल हम डिस्कस करेंगे आज, लेक्लेंची सेल। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है मेरी बात? ठीक है, चलिए यहीं से आज हम बात करते हैं प्राइमरी सेल की। प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल, और प्राइमरी सेल में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेक्लेंचे सेल। कौन सी सेल? लेक्लेंचे सेल। लेक्लेंचे सेल का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, इसका अनदर नेम है ड्राई सेल। इसी को हम क्या बोलते हैं? ड्राई सेल भी बोलते हैं। हो सकता है क्वेश्चन ड्राई सेल से बन जाए, हो सकता है क्वेश्चन ड्राई सेल से बन जाए। अब एक बार इसकी मैकेनिज्म को ढंग से समझना, फोकस करके समझिएगा। इसको समझने के लिए मैंने इसी टाइप की एक सेल मैं आपके सामने बना रही हूँ, और सेल को ध्यान से समझना, इसको जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ उसको ध्यान से समझना। ये मैंने एक कंटेनर लिया, और ये जो कंटेनर है ये जिंक मेटल का कंटेनर है। किस मेटल का कंटेनर है? जिंक मेटल का। ये कंटेनर है जिंक मेटल का। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक रॉड ली है ग्रेफाइट की। ये जो मैंने रॉड ली है ये ग्रेफाइट की एक रॉड है, इट इज ग्रेफाइट रॉड। ये जो रॉड है ये ग्रेफाइट की रॉड है, और ये जो कंटेनर है ये जिंक मेटल का कंटेनर है, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, ये जो जिंक का कंटेनर है इसको पूरी तरीके से यहां ऐसे पैक कर दिया है, और ऊपर से यहां पर मैंने एक मेटल की, ग्रेफाइट के ऊपर एक मेटल की कैप लगा दी। इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके का एक सेल होता है जिसमें ये वाला जो पार्ट है ये मेटल कैप है, मेटल कैप। ये कंटेनर जिंक का बना हुआ है और ये ग्रेफाइट की रॉड है। ग्रेफाइट एक इलेक्ट्रोड है, और जिंक का जो कंटेनर है वो भी एक इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो जिंक का कंटेनर है वो एक्ट कर रहा है एज ए एनोड, मतलब जो लेक्लेंचे सेल है उसमें एनोड जिंक मेटल का बना हुआ है, और जो ग्रेफाइट रॉड है वो एक्ट कर रही है एज ए कैथोड। जो ग्रेफाइट की रॉड है वो कैथोड की तरह एक्ट कर रही है, और जिंक का जो कंटेनर है वो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस ग्रेफाइट को इस एनोड से, मतलब कैथोड को एनोड से सेपरेट करने के लिए बीच में लगाया डीपोलराइजर। ये जो मैं बीच में लगा रही हूँ इसको बोल रहे हैं डीपोलराइजर, जो एक पॉजिटिव पोल को नेगेटिव पोल से सेपरेट करने का काम कर रहा है। पॉजिटिव पोल को नेगेटिव पोल से सेपरेट करने का काम कर रहा है। अब आप कहेंगे कौन सा पोल पॉजिटिव है और कौन सा पोल नेगेटिव है? मैंने आपसे कहा जो जिंक है, जो एनोड का बना हुआ है, ये नेगेटिव पोल है। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है कि ये नेगेटिव पोल है। एनोड अगर आपका नेगेटिव पोल है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो कैथोड होगा वो पॉजिटिव पोल होगा। तो ये जो कैथोड है ये वाला पोल आपका पॉजिटिव पोल है। अब जरा फोकस करिए, जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि एनोड इज नेगेटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज पॉजिटिव टर्मिनल। और जब मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको कहा था एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल। तो जब मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन बता दी कि एनोड का नेगेटिव टर्मिनल है और कैथोड का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो आप मुझे टाइप ऑफ सेल बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू साइन हम डिसाइड कर सकते हैं व्हेन एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव, दिस इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट इज ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल, इट इज ऑल्सो नोन एज वोलेटिक सेल। तो ये जो लेक्लेंची सेल है
इसका टाइप इलेक्ट्रोकेमिकल है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह एक्ट नहीं करती है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह एक्ट करती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से मतलब आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी की हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस बाय विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो सेल है, लेकलेंचे सेल, ड्राई सेल, इसमें क्या होगा, आपकी जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह एक्ट नहीं करेगा। यहां तक मेरी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर मैंने लिखा जो ये जिंक का कंटेनर है, ये कंटेनर को मैंने देखो सेपरेट कर दिया है, ये पूरी वॉल मैंने सेपरेट कर दी है। ये नीचे से मैंने पोल दिखा दिया, नेगेटिव पोल। जिंक का जो कंटेनर है वो नेगेटिव पोल की तरह एक्ट कर रहा है और जो ग्रेफाइट की रॉड है वो पॉजिटिव पोल की तरह एक्ट कर रही है। जिंक का कंटेनर एनोड की तरह एक्ट करेगा, ग्रेफाइट की रॉड कैथोड की तरह एक्ट करेगी। मैं 4 बार इस बात को रिपीट कर चुकी हूँ, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि लेकलेंचे सेल में एनोड जिंक का बना होता है और कैथोड ग्रेफाइट का बना होता है। ये वाला पार्ट डीपोलराइजर है जो दोनों टर्मिनल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। और इस वाले एरिया में मैंने पता है क्या फील किया, इस वाले एरिया में मैंने लिया MnO2 प्लस ग्रेफाइट, इसका पेस्ट मैंने इस वाले एरिया में लिया है जो मेरा डीपोलराइजर है। ये जो मेरा डीपोलराइजर है, इस वाले एरिया में मैंने क्या फिल कर दिया है, MnO2 जिसको हम बोलते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड ग्रेफाइट। कार्बन आपका ग्रेफाइट है, इसका पेस्ट बनाकर मैंने फिल कर दिया है। ये जो डीपोलराइजर वाला एरिया है जो दो टर्मिनल को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है, इस वाले एरिया में मैंने फिल किया है मैग्नीज डाइऑक्साइड और ग्रेफाइट का पेस्ट। ठीक है, अब ये जो रिमेन एरिया बचा आपके पास में डीपोलराइजर और जिंक मेटल के बीच में जो स्पेस है, इसमें हमने फिल किया इलेक्ट्रोलाइट। और यहां पर इलेक्ट्रोलाइट इज द पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड ZnCl2। ये जो एरिया है ब्लैंक एरिया, इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है और इलेक्ट्रोलाइट इज द पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2। ये पेस्ट लिया है मैंने। इसका पेस्ट का मतलब मैंने अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को जब मिक्स किया होगा तो थोड़ा सा पहले पानी मिलाया होगा और पानी की हेल्प से मैंने पेस्ट बनाया होगा। तो कंसंट्रेटेड है क्योंकि बहुत कम पानी मिलाकर मैंने पेस्ट मिलाया है, लेकिन पानी मिलाया है। पेस्ट का मतलब एक्वस कंडीशन है और एक्वस कंडीशन होते ही आयंस फॉर्म होते हैं। तो इस एरिया में बन गए होंगे आयंस, NH4 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। ये आपके क्या बन चुके हैं, आयंस बन चुके होंगे इस एरिया में, क्योंकि आपने उसका पेस्ट बनाया है। पेस्ट में वाटर यूज किया है और जहां भी वाटर यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट के साथ, वहां आयंस बन जाते हैं। इतनी बात सबके दिमाग में सेट हो गई होगी। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो सेल है, इस सेल का टाइप बता दीजिए, टाइप ऑफ सेल। तो टाइप ऑफ सेल आप बता सकते हैं कि मैम टाइप ऑफ सेल साइन के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि एनोड नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इट इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी को हम वोलेटिक सेल और गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं और इसमें केमिकल एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। दूसरा, अगर मैं इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखूं, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो एनोड मेरा किसका बना हुआ है, जिंक का, और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, तो जिंक मेटल का होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन। उसके बाद कैथोड की बात अगर मैं करूं तो कैथोड आपका जो है वो किसका बना हुआ है, ग्रेफाइट का, मतलब कार्बन का। और ग्रेफाइट मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़ाया था कि ग्रेफाइट, प्लेटिनियम, मरकरी इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करते हैं। तो ग्रेफाइट यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन कैथोड पर होता तो रिडक्शन है। तो रिडक्शन का काम कौन करेगा, रिडक्शन का काम कौन करेगा, ये जो डीपोलराइजर है, इस डीपोलराइजर में ग्रेफाइट के साथ मैंने MnO2 लिया है, ये MnO2 का रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन किसका होगा, MnO2 का, क्योंकि ग्रेफाइट इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो पार्टिसिपेट का काम कौन करेगा कैथोड पर, MnO2, जिसका रिडक्शन होगा। ठीक है, तो कैथोड पर रिडक्शन ग्रेफाइट का नहीं होगा, MnO2 का होगा, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे 3 इंफॉर्मेशन तो मिल चुकी हैं। चौथी इंफॉर्मेशन देखनी है हमें, रिएक्शन एट एनोड। रिएक्शन एट एनोड। अब एनोड पर रिएक्शन क्या होगी, जिंक मेटल है,
एक्टिव मेटल है। और जिंक मेटल क्या करेगी, जिंक मेटल से बनाएगी Zn2 पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जिंक एनोड का बना है तो ऑक्सीडेशन होगा, और जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो Zn से बना Zn2 पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। ये रिएक्शन हो गई एनोड पर। अब बात करते हैं कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी। एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड अगर देखा जाए तो ग्रेफाइट कैथोड पर रिडक्शन का काम नहीं करेगा, MnO2 रिडक्शन का काम करेगा। फोकस करना कैथोड वाली रिएक्शन पर। MnO2 को अगर मैं आपको अलग से समझाऊं तो MnO2 में Mn पर चार्ज है +4, एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2, तो 2 ऑक्सीजन पे चार्ज -4 और Mn पर चार्ज है +4। अब Mn अगर +4 से +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए, अगर Mn +4 से +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए तो मैग्नीज का रिडक्शन हो जाएगा। मैग्नीज का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो यहां पर कैथोड पर मैग्नीज +4 से +3 की स्टेट में चला जाता है। कैसे जाता है इसको समझना। मैंने यहाँ पर Mn को अलग से लिखा जिसमें चार्ज है +4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, दूसरे ऑक्सीजन पर भी -2 चार्ज। मैंने बिल्कुल ब्रेक कर दिया MnO2 को, ये मैंने बिल्कुल ब्रेक करके लिख दिया कि आपको बिल्कुल क्लियर हो। अब यहां से क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, एक Mn +4 से जब +3 की स्टेट में आएगा तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये +4 से +3 की स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो Mn आप क्या आ गया आपका +3 की स्टेट में। यहाँ पर जो Mn अभी आया ये +3 की स्टेट में है, इसको मैं यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ, ये Mn +3 की स्टेट में पहुंच चुका है। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है और इसका -2 चार्ज इसके +3 को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने इसमें लिया था NH4Cl और ZnCl2 का मिक्सचर, ये आइंस में कन्वर्ट हो गया था और इसमें अमोनियम वाला आइन यहाँ पर रोल प्ले करेगा। NH4 पॉजिटिव कैसे रोल प्ले करेगा, फोकस करना। NH4 पॉजिटिव को मैंने ब्रेक करके लिखा NH3 और H पॉजिटिव, मैंने इसको ब्रेक करके लिखा NH4 पॉजिटिव को NH3 H पॉजिटिव। NH3 के पास अगर H पॉजिटिव आएगा तो NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर NH4 पॉजिटिव को ब्रेक करने से बना NH3H पॉजिटिव, और NH3 इज ए अमोनिया गैस, NH3 इज अ अमोनिया गैस, मैंने एज ए प्रोडक्ट एक अमोनिया गैस यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, आपके पास Mn +4 से +3 की स्टेट में जा चुका है, NH4 पॉजिटिव में से NH3 अमोनिया गैस की फॉर्म में जा चुका है, Mn+4 ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके Mn+3 बनाया है, आपके पास बचा है O2 नेगेटिव और ये H पॉजिटिव। इसके एक H पॉजिटिव को अगर मैं ऑक्सीजन के -2 के साथ कंबाइन करूं तो क्या बनेगा, एक पॉजिटिव इसके एक नेगेटिव को सेटिस्फाइड कर देगा, तो क्या बन जाएगा OH नेगेटिव। क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव। देखो मैंने यहाँ Mn+3 के पास लिखा एक OH नेगेटिव, और जो बचा हुआ ऑक्सीजन है इस पर चार्ज है -2, तो -2 -1 -3 और +3 आपका जो कंपाउंड बना MnOHO, ये कंपाउंड आपका यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट बनेगा। तो जो मैग्नीज है वो +4 से +3 की स्टेट में जाएगा, और +4 से +3 की स्टेट में जाना ये इंडिकेट कर रहा है कि MnO2 का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और NH3 गैस आपने देखा यहाँ पर एज ए साइड प्रोडक्ट निकल गई। एनोड पर कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं 2, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं अभी 1। अब अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराना चाहते हो तो इस पूरी रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इस रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 2MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2NH4 पॉजिटिव प्लस 2MnOHO प्लस 2NH3। ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी एट कैथोड। कितने बच्चों को कैथोड वाली रिएक्शन क्लियर हो गई, अगर क्लियर नहीं हुई हो तो मुझे क्लियर बताइएगा। कितने बच्चों को क्लियर है कैथोड वाली रिएक्शन, नहीं हुई कोई बात नहीं, दोबारा से समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैथोड वाली रिएक्शन को दोबारा से एक बार समझेंगे। ठीक है, इधर देखिएगा, मैं ग्राफ पेपर पे दोबारा से आपको समझा देती हूँ। मैंने आपसे कहा जो ग्रेफाइट है वो कैथोड पर रिडक्शन नहीं कर सकता, तो रिडक्शन का काम करेगा MnO2। ठीक है, MnO2 में Mn पर जो चार्ज है वो +4 है, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, तो 2 ऑक्सीजन पर
-4 +4 को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक Mn पे +4, 2 ऑक्सीजन पर -4, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको मैं पूरी तरीके से अगर ब्रेक करूं तो ऐसा लिख दूं -2 -2 -2 -2 -4 +4, मैंने पूरी तरीके से MnO2 को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इसने क्या किया, MnO2 ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। MnO2 कैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, अगर इसका रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो Mn+4 की स्टेट में इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Mn+3 की स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। Mn+4 को अगर एक इलेक्ट्रॉन दोगे, रिडक्शन में क्या होता है, चार्ज डिक्रीज होता है, और ऑक्सीडेशन में चार्ज इंक्रीज होता है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो चार्ज बढ़ेगा, और रिडक्शन होता है तो चार्ज घटता है। तो +4 से +3 का मतलब उसका रिडक्शन हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब इस +3 को सेटिस्फाइड करने के लिए मुझे -3 चार्ज चाहिए। यहाँ पर तो -4 चार्ज है, पर चाहिए -3 चार्ज। तो यहां पर मैंने क्या लिया, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट था, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2, उसमें जो अमोनियम आयन है वो यहाँ रोल प्ले कर रहा है इस रिएक्शन में, और अमोनियम आयन को मैंने ब्रेक करके लिखा NH3 + H पॉजिटिव। NH3 के पास एक लोन पेयर होता है N के पास, वो H पॉजिटिव को लोन पेयर दे देता है, तभी तो NH4 पॉजिटिव बनता है। तो NH4 पॉजिटिव को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, NH3 + H पॉजिटिव, ठीक है। ये NH3 एज ए प्रोडक्ट, अमोनिया गैस एज ए प्रोडक्ट निकल गई, तो मैंने एज ए प्रोडक्ट लिख दिया कि अमोनिया गैस तो एज ए प्रोडक्ट निकल चुकी है। अब क्या क्या बचा, आपके पास Mn+4 तो Mn+3 की स्टेट में आ चुका है। NH4 पॉजिटिव में से NH3 गैस अमोनिया की फॉर्म में बाई प्रोडक्ट बन चुकी है। क्या क्या बचा, एक O2 नेगेटिव, H पॉजिटिव और Mn3 पॉजिटिव। अगर इस H पॉजिटिव को इस O2 नेगेटिव को दूं, तो इसका एक पॉजिटिव इसके एक नेगेटिव को सेटिस्फाइड करके क्या बनाएगा, OH नेगेटिव। इसका एक पॉजिटिव इसके एक नेगेटिव से सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो पॉजिटिव खत्म, इसका एक नेगेटिव खत्म, एक नेगेटिव ही तो बचेगा, तो OH नेगेटिव बन गया। और क्या बचा आपके पास, ये वाला पार्ट भी आपने देखा कि खत्म हो गया, ये बन गया उसके साथ। अब बचा O2 नेगेटिव, ये मैंने लिख दिया O2 नेगेटिव। कितना चार्ज हो गया, 2 नेगेटिव और 1 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव, तो 3 नेगेटिव ने 3 पॉजिटिव को सेटिस्फाइड कर दिया। तो जो आपका कंपाउंड और बना वो बना MnOHO, ये आपका एक कंपाउंड बना जिसमें Mn+4 से +3 की स्टेट में जा चुका है और रिडक्शन हो चुका है। अब इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, जबकि ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। तो मुझे इस रिएक्शन में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराने पड़ेंगे। तो इस रिएक्शन में मैं क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अमोनिया गैस जो लिबरेट होगी वो भी 2 मोल्स लिबरेट होगी, और ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा ये भी 2 मोल्स फॉर्म होगा। क्या अब आपको ये रिएक्शन क्लियर है, क्या अब आपको ये रिएक्शन क्लियर है। रिएक्शन को रटना मत, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, रिएक्शन को रटना मत, सिर्फ समझना। नहीं तो बहुत सारी रिएक्शन है, कितनी रिएक्शंस को याद करोगे। सबको रिएक्शन समझ में आ गई कैसे प्रोसीड हुई है। एक बार हैंड रेस कर दो फटाफट से, जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि कितने बच्चों को क्लियर हो गई ये रिएक्शन। ट्वेंटी 24 स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया है, 25 25, जबकि एक व्योम ने हैंड रेस नहीं किया है। व्योम, व्योम एनी प्रॉब्लम बेटा, व्योम, व्योम माय वॉइस इज कमिंग और नॉट, पता नहीं शायद इसको आवाज नहीं आ रही है। बाकी सबको क्लियर है क्योंकि सबने हैंड रेस किया है, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू आगे करती हूँ। तो ये जो रिएक्शन मेरे पास आई, ये रिएक्शन हो चुकी है रिएक्शन एट कैथोड, ठीक है। अब मेरे को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल गई, मुझे टाइप ऑफ सेल पता चल गया, एनोड किसका बना है ये पता चल गया, कैथोड किसका बना है ये पता चल गया, रिएक्शन एट एनोड भी पता चल गई, रिएक्शन एट कैथोड भी पता चल गई। मुझे ओवरऑल रिएक्शन पता करनी है, तो पहले तो मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैम ने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया है। अभी अभी मैंने आपको क्लियर किया है कि मैंने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया है।
तो अब अगर मैं इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालूं, ओवरऑल सेल रिएक्शन, तो मेरे हिसाब से ओवरऑल सेल रिएक्शन सबको निकालना आता है कि जब भी सेल रिएक्शन लिखते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन से मैंने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर दिया। तो देखिएगा जरा ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आ रही है, लेफ्ट लेफ्ट को लेफ्ट में लिखिए, राइट राइट को राइट में लिखिए। तो आपके पास आया Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव gives you 2MnOHO प्लस 2NH3। ये आपके प्लस, इसके अलावा प्लस ये हमारे पास रह गया Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव। ये आपके पास ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गई। अब अगर आप देखें कि क्या मेरी रिएक्शन बैलेंस है तो चेक कर लीजिए एक बार। एक Zn, 2Mn, 2Mn, 4 ऑक्सीजन, आप देखेंगे 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 और 2 8 हाइड्रोजन, 2 पॉजिटिव चार्ज इन लेफ्ट हैंड साइड और 2 पॉजिटिव चार्ज इन राइट हैंड साइड। आपके चार्ज के हिसाब से, नंबर ऑफ एटम के हिसाब से आपकी रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है। ठीक है, अब जरा यहाँ पर मेरी बात को देखिए, आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है। अब अगर 7वीं इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज किया, तो आपको पता है कि इसमें हमने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है वो इलेक्ट्रोलाइट था अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2 का मिक्सचर, जिसमें अमोनियम क्लोराइड पार्टिसिपेट कर रहा है। अमोनियम क्लोराइड में से भी सिर्फ अमोनियम वाला पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है। Zn और Cl ने भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया है। लेकिन अगर आपसे इलेक्ट्रोलाइट पूछेगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2, ये पूरा लिखेंगे आप। ये भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। अब आपसे यहां पर एक चीज और पूछेगा, वोल्टेज, इस सेल के वोल्टेज कितने हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस सेल के जो वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट होते हैं। ब्लैक लेंचर सेल जो ड्राई सेल मार्केट में आते हैं वो फिक्स होते हैं, उनके वोल्टेज 1.5 वोल्ट। जब इतना वोल्टेज आप यूज कर लेते हैं तो ये सेल खत्म हो जाती है। अब क्वेश्चन पता है क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि अगर इस सेल के अंदर अमोनिया गैस एज ए प्रोडक्ट बन रही है तो हमें स्मेल क्यों नहीं आती अमोनिया गैस की? अमोनिया गैस की तो एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, हमें एक स्मेल आनी चाहिए। अगर हम इस सेल को यूज कर रहे हैं और अमोनिया गैस एज ए प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है तो अमोनिया गैस की स्मेल आनी चाहिए, पर अमोनिया गैस की कोई स्मेल नहीं आती। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या बनना चाहिए कि अगर जिंक का कंटेनर है और जिंक मेटल ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक का एक एक एटम Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो जिंक का एक एक एटम जब Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता जा रहा है तो वो इलेक्ट्रोलाइट में Zn2 पॉजिटिव आयन मिक्स होता जाएगा। तो आपके कंटेनर में तो होल्स बनते जाएंगे क्योंकि कंटेनर में से एक एक एटम निकलता जा रहा है जिंक का और Zn2 पॉजिटिव आयन बनता जा रहा है, तो आपके कंटेनर में होल हो जाएंगे। कभी आपने देखा है कि मेरी जो सेल मैंने यूज किया रिमोट में और उसको बाहर निकाल के देखा हो कि मेरा सेल खत्म हो गया लेकिन उसमें मुझे बाहर का जो कंटेनर उसमें होल्स दिखाई दे रहे हो? कभी आपको ऐसा नहीं दिखाई देता होगा, कोई होल्स नहीं दिखाई देते होंगे, कोई अमोनिया की स्मेल नहीं आती होगी। तो होता क्या है कि इस कंटेनर में होल्स ना बन जाए, क्योंकि अगर होल्स बनेंगे तो पेस्ट बाहर आ जाएगा। तो होल्स ना बन जाए उसके लिए क्या होता है कि ये जो मैंने ZnCl2 साथ में लिया है एज ए पेस्ट, इसने क्या काम किया, इसमें ये कन्वर्ट हो गया Zn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। ये Zn2 पॉजिटिव इस अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है और जो कंटेनर में जहां जहां होल्स होते जाते हैं वहां पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एज ए फिलिंग का काम करता है। किसका काम करता है? एज ए फिलिंग। तो वो कंपाउंड क्या बनता है? तो मैं यहाँ पर एज ए नोट आपको लिख के दे रही हूं ये बात, नोट में देखिएगा। अमोनिया प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन, जो रिएक्शन अभी हुई है आपकी उस ओवरऑल रिएक्शन में अमोनिया का प्रोडक्शन हुआ है। अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अ complex compound with zinc ion with Zn2 positive
एंड Cl नेगेटिव आयन Zn2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन, ये जो अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है रिएक्शन में, वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है Zn2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के साथ, क्योंकि अमोनियम आयन तो यूज हो रहा है रिएक्शन में, Cl नेगेटिव और Zn2 पॉजिटिव ने अभी कुछ भी नहीं किया। तो जो अमोनिया गैस आपकी रिएक्शन में बन रही है, वो अमोनियम आयन इन दोनों आयंस के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रही है, और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आपका Zn NH3 होल 4 और इसके ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव। अब फोकस करना, मैंने 11th क्लास में आपको एक इंफॉर्मेशन दी थी कि अगर आपको कहीं पर भी स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे जाए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कोऑर्डिनेट कंपाउंड, वेरी गुड। ये सिर्फ मैंने आपको हिंट दी थी कि कहीं पर भी स्क्वायर ब्रैकेट दिख जाए किसी भी कंपाउंड के आसपास तो उसको क्या बोलना है कि इट इज ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इट इज नॉट ए आयनिक कंपाउंड, नॉट अ कोवलेंट कंपाउंड, इट इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब इसका नॉमेनक्लेचर अभी हमें नहीं आता क्योंकि ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, हमारी 12th क्लास के सिलेबस में है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, वहां पढ़ेंगे। पर अभी हमें ये याद रखना है कि इट इज ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड पे कितना चार्ज आ रहा है? 2 पॉजिटिव। इसके 2 पॉजिटिव को सेटिस्फाइड करने के लिए हम 2 Cl नेगेटिव को यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो कंप्लीट कंपाउंड बनेगा Zn NH3 होल 4 और बाहर लिखेंगे हम 2Cl2। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा और ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिंक कंटेनर में से जहां से Zn के एटम्स निकल रहे थे वहां एज ए फिलिंग का काम ये कंपाउंड करेगा। तो आपको कभी भी अपनी सेल में कहीं होल्स दिखाई नहीं देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए अमोनिया जो आयन है वो इस कंपाउंड का पार्ट बन चुका है। ये अमोनिया आयन इस कंपाउंड का पार्ट बन चुका है। अमोनिया गैस लिबरेट ही नहीं हो रही, इसलिए आपको स्मेल नहीं आ रही। अमोनिया गैस लिबरेट ही नहीं हो रही, वो जुड़ चुकी है और कंपाउंड का पार्ट बन चुकी है, इसलिए अमोनिया की स्मेल नहीं आती। जबकि अमोनिया का प्रोडक्शन तो होता है पर अमोनिया की स्मेल नहीं आती, क्योंकि अमोनिया पार्ट बन चुकी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और जिंक कंटेनर में जहां जहां होल्स हो रहे हैं वो होल्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये कंपाउंड एज ए फिलिंग का काम करता है। ठीक है, तो जितने भी मटेरियल आपने लेक्लेंचे सेल में लिया सबका यूज हो गया। आपने देखा कि सबका यूज हुआ है, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। टाइप ऑफ सेल हमें पता चल गया, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एनोड किसका बना था? जिंक का। कैथोड किसका बना था? आई थिंक सभी आ चुके हैं। स्क्रीन सबको क्लियर है? क्या स्क्रीन सबको क्लियर दिखाई दे रही है? स्क्रीन सबको क्लियर दिखाई दे रही है? वॉइस क्लियर आ रही है? ठीक है, अब बात करते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन के बाद मैंने आपको लास्ट बताया था कि आपका एनोड जिंक का बना हुआ है, कैथोड ग्रेफाइट का बना हुआ है। कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है पर ग्रेफाइट का रिडक्शन नहीं हो रहा है, MnO2 का रिडक्शन हो रहा है। और MnO2 में Mn+4 से +3 की स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ जिसमें आपके दिमाग में यहाँ पर सेट रहे कि ग्रेफाइट कैथोड पर जो रिडक्शन हो रहा है उसमें Mn+4 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Mn+3 में।
तो MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गई होगी। मैंने इस सेल की वोल्टेज आपको कितने बताए, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे आपके सेल खत्म हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक इंडिया में जुगाड़ चलती है ना, जुगाड़, उस जुगाड़ में आप क्या करते हैं, अपने सेल, अपने रिमोट को अपने हाथ में लेते हैं और मार्केट से नए सेल ना खरीदने की जगह कुछ समय तो आप ऐसे ही काम चला लेते हैं, उसको ठोकते हैं, किसी से बजाते हैं, तो फिर आप देखते हैं कभी कभी काम कर जाती है सेल, और कभी कभी आपका सिस्टम काम कर जाता है। कभी कभी आपने ऐसा देखा है, आई थिंक सबने इतनी जुगाड़ तो सबने करी होगी कि सेल वीक हो गया है, सेल खत्म हो गया है, तो ये नहीं, हाँ हाँ, धूप में रखने से भी कभी कभी हो जाता है। तो मैं वो बता रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि आप जुगाड़ समझ रहे हैं, वो जुगाड़ नहीं है, लेकिन इंडिया वाले कहीं ना कहीं से जुगाड़ निकाल तो लेते ही हैं काम चलाने के लिए। तो हो क्या रहा है कि जब वो सेल वीक हो गया है, तो आप अगर देखें आपकी ओवरऑल सेल में, ओवरऑल रिएक्शन में अगर आप देखें तो ये आइंस हैं, लेफ्ट साइड में भी आइंस है, अमोनियम आइन, और राइट साइड में भी ये आइंस है। तो ये आइंस में मूवमेंट होता है, जैसे ही आप किसी चीज से ठोकते हैं या टेम्परेचर के उसमें सनलाइट में रख देते हैं, तो ये आइंस थोड़ा बहुत मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर से सेल थोड़ा सा काम कर जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा कॉन्स्टेंटली काम करता रहेगा, रोज आप ठोकेंगे, थोड़ा बहुत आइंस इधर से उधर मूव कर जाएंगे, लेकिन ज्यादा नहीं। वो वीक हो चुका है, उससे अपने वोल्टेज जो है वो खत्म हो चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत आइंस के मूवमेंट होने की वजह से वो ठोकने से काम चल जाता है। तो यहाँ पर वोल्टेज जो मैंने आपको बताए 1.5 वोल्ट, ये फिक्स है। मार्केट में जो वोल्टेज की इस ये जो लेक्लेंचे सेल आती है उसकी वोल्टेज फिक्स है 1.5 वोल्ट, वो इतना ही काम करेगा, लेकिन कभी कभी ठोक पीट के काम चला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आई थिंक आपको लेक्लेंचे सेल क्लियर हो गई होगी। क्या सबको लेक्लेंचे सेल क्लियर हो गई है? लेक्लेंचे सेल की सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है ना? अगर लॉन्ग क्वेश्चन बने, शॉर्ट में क्वेश्चन बने, कोई भी छोटे पार्ट से कोई भी बात पूछी जाए बता देंगे? यस, बता देंगे, ठीक है। अब इसका जो लास्ट एक पॉइंट मेरे को डिस्कस करना है वो है इसका यूज। इसको जनरली हम कहाँ यूज करते हैं? तो आपने देखा होगा क्लॉक, जो आपकी वॉल क्लॉक होती है, या ट्रांजिस्टर, या फिर आप देखते हैं कि आपके जो रिमोट के सेल है, हाँ, उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो ये यूज, लेकिन मैं आपको वही यूज बता रही हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, इसके अलावा मैं आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दे रही हूँ। और मैं बता रही हूँ कि रिमोट में भी आप यूज करते हैं, जो पेंसिल सेल ऐसे आप यूज करते हैं, वो भी यही सेल है, लेक्लेंचे सेल। पर आप अगर आंसर देंगे बोर्ड के पेपर में तो वहां पर यूज में दो ही बताएंगे, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, और दूसरा आप वॉल क्लॉक बता सकते हैं, एंड वॉल क्लॉक, ठीक है। तो लेक्लेंचे सेल अगर आपको क्लियर है, तो अब मैं दूसरी प्राइमरी सेल जो है मरकरी सेल, जिसका दूसरा नाम है बटन सेल, उसकी बात करूंगी, ठीक है। तो आज आपकी कम से कम प्राइमरी सेल खत्म हो जाएगी, और कल फिर हम कल का टॉपिक रखेंगे अपना सेकेंडरी सेल, और सेकेंडरी सेल ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी सेल। तो सेकंड हम सेल डिस्कस कर रहे हैं, और सेकंड सेल इज, सेकंड प्राइमरी सेल इज मरकरी सेल, मरकरी सेल विच इज ऑल्सो नोन एज बटन सेल। अब क्वेश्चन पता है ज्यादातर बटन सेल से बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बटन सेल ही मरकरी सेल है। अब इसमें सबसे पहले इसका एक तो सबसे पहली बात अपने दिमाग में सेट करिए कि कोई भी डायग्राम आपसे नहीं बनवाएगा। इसमें आपसे डायग्राम बोर्ड में नहीं पूछेगा कि मरकरी सेल का डायग्राम बनाओ या लेक्लेंचे सेल का डायग्राम बनाओ, आपसे डायग्राम कोई नहीं पूछेगा, तो डायग्राम पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। पर ये पता होना चाहिए कौन सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट है, ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। पर डायग्राम को ड्रॉ करने में आप सोचे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं, मरकरी सेल भी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मरकरी सेल का अगर मैं टाइप बताऊं तो ये भी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब है केमिकल एनर्जी की हेल्प से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे। तो दो प्राइमरी सेल हैं आपकी, और दोनों ही प्राइमरी सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं। मैंने एक सेकेंड गलत लिख दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दोनों ही प्राइमरी सेल, लेक्लेंचे सेल और बटन सेल, ये दोनों ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं।
ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह एक्ट नहीं करते, और मरकरी सेल में भी जो एनोड होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा और जो कैथोड होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा। इसमें जो एनोड बना होता है वो एनोड बना होता है आपका जिंक अमलगम का। इसका मतलब जो सोडियम मेटल है वो जिंक, एल्कली मेटल मैंने आपको बताया था, एल्कली मेटल मरकरी में डिसॉल्व हो जाती है, ऐसी जो जिंक है वो भी मरकरी में डिसॉल्व हो जाता है। तो जिंक अमलगम का बना हुआ है एनोड, जिंक अमलगम का बना हुआ है एनोड, ठीक है। वहां पर आपने देखा कि लेक्लेंचे सेल में एनोड सिर्फ जिंक का था, लेकिन मरकरी सेल में, मरकरी वर्ड से ही दिमाग में सेट करो, मरकरी, Hg, जिंक अमलगम, इसे हम बोलते हैं जिंक अमलगम का बना हुआ है आपका एनोड। मैं लिख दे रही हूं उसे, जिंक अमलगम, ठीक है। कैथोड जो आपका बना हुआ है मरकरी सेल में, वो कैथोड है पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HgO, HgO इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड ग्रेफाइट, इसके पेस्ट से बना है कैथोड। कैथोड जो आपका है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड ग्रेफाइट का पेस्ट है, जिसमें ग्रेफाइट कोई रोल प्ले नहीं करेगी क्योंकि इनर्ट है। तो कौन रोल प्ले करेगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड रोल प्ले करेगा एज ए रिडक्शन। और एनोड में जो मरकरी है वो भी आपको पता इनर्ट है, तो वो भी रोल प्ले नहीं करेगी। तो रोल कौन प्ले करेगा? सिर्फ जिंक प्ले करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिएक्शन एट एनोड पर, अगर हम रिएक्शन देखें तो रिएक्शन देखते हैं एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है। हमने जिंक अमलगम लिया और जिंक अमलगम में मैंने आपको बताया कि अमलगम में जिंक वाला पार्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर तो एनोड की जो रिएक्शन है मरकरी सेल में वो मैच करेगी लेक्लेंचे सेल से, क्योंकि लेक्लेंचे सेल में खाली जिंक था, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन बनाए थे, तो फिर तो सेम रिएक्शन हो जाएगी, पर रिएक्शन सेम नहीं है। तो क्या होगा, ये जो कैथोड है इसमें है HgO एंड कार्बन ग्रेफाइट का पेस्ट, और पेस्ट में आपने यूज किया होगा वाटर, तभी तो पेस्ट बना होगा, और वाटर में प्रेजेंट होंगी H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर पेस्ट की जो, इस पेस्ट की जो OH नेगेटिव आयन है वो एनोड पर पार्टिसिपेट करेगी। देखिए कैसे पार्टिसिपेट करेगी, OH नेगेटिव, फोकस करना मैंने क्यों लिया है यहाँ पर OH नेगेटिव। जिंक मेटल मरकरी मेटल में डिसॉल्व है तभी अमलगम बनाए, क्योंकि मरकरी लिक्विड स्टेट में होती है। तो Zn मरकरी की लिक्विड स्टेट में डिसॉल्व है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है, जिंक सॉलिड फॉर्म में नहीं है। अब इस OH नेगेटिव आयन को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, O2 नेगेटिव H पॉजिटिव। देखो इसके एक पॉजिटिव को इसके एक नेगेटिव से सेटिस्फाइड करूं तो इसका एक पॉजिटिव खत्म, इसका एक नेगेटिव खत्म, तो OH नेगेटिव बन जाएगा। तो OH नेगेटिव को मैं ब्रेक करके ऐसा लिख सकती हूँ ना, अभी पीछे भी मैंने आपको ये समझाया था। अब जिंक लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में नहीं है, तो वो आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। Zn पर अगर +2 चार्ज होगा तो वो इसके 2 नेगेटिव के साथ सेटिस्फाइड होके एक कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम है ZnO, ठीक है। यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या बचा बाकी, ये O2 नेगेटिव इस Zn ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे थे, ये लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में नहीं है, तो Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। तो देखिए मैंने राइट हैंड साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन और लिखे हैं जो जिंक ने लूज किए हैं, और +2 वाली जिंक इसके 2 नेगेटिव के साथ सेटिस्फाइड होके जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रही है। अब अगर मैं यहाँ पर 2OH नेगेटिव यूज कर लूं, अभी तक मैंने एक यूज किया था, अगर एक और यूज कर लूं तो क्या होगा, फिर से मेरे पास O2 नेगेटिव H पॉजिटिव आ जाएगा। एक O2 नेगेटिव तो इसके जिंक के साथ कंबाइन हो चुका है, Zn2 पॉजिटिव आयन और O2 नेगेटिव कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड बन चुका है। अब क्या क्या बचा आपके पास, एक H पॉजिटिव, दूसरा H पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, तो 2 H पॉजिटिव इसके 2 नेगेटिव के साथ सेटिस्फाइड होकर क्या बनाएंगे, वाटर फॉर्म कर देंगे। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप देखिए एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है, मरकरी सेल के एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है वो ये हो रही है। इसमें जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं और जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। Zn+2 इसके O2 नेगेटिव के साथ जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है,
और ये जो आपका O2 नेगेटिव इनके दो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर H2O की फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या एनोड वाली रिएक्शन सबको क्लियर हो गई? बेटा ये जो हमने कैथोड का पेस्ट यूज किया है, इस पेस्ट में हमने वाटर ऐड किया है। इस वाटर में H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, जिसमें मैंने OH नेगेटिव वाले आयन को यूज किया है। ठीक है, एनोड वाली रिएक्शन अगर क्लियर है तो बात करते हैं अब कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। कैथोड किसका बना हुआ है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, जिसमें ग्रेफाइट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो मैंने लिया मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO। HgO क्या करेगा? जो इस सेल में इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं वो यहां गेन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ब्रेक करो जरा मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, तो हम क्या लिखेंगे? Hg पर +2 चार्ज और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज। इस Hg+2 ने ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या बना दिया? आपका क्या बन जाएगा? Hg बन जाएगा। इस Hg+2 ने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और Hg की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, एनोड पर जो वाटर फॉर्म हो रहा था वो वाटर कैथोड में यूज होगा। कैसे यूज होगा देखना, ये वाटर मैंने लिया, इस वाटर को मैं ब्रेक करके लिख रही हूं। क्या लिख सकती हूँ? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये H पॉजिटिव इसके O2 नेगेटिव के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा? OH नेगेटिव को ब्रेक करके मैं क्या लिखती थी? O2 नेगेटिव H पॉजिटिव। तो O2 नेगेटिव H पॉजिटिव कंबाइंड होके क्या बना देगा? ये कंबाइंड होके OH नेगेटिव बना देगा। तो H2O से मिला H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये H पॉजिटिव इसके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके बना रहा है OH नेगेटिव। तो मुझे एज ए प्रोडक्ट क्या मिल गया? 2OH नेगेटिव। जो मैंने कैथोड से यूज किया था OH नेगेटिव, वो 2OH नेगेटिव। देखिए ये कैथोड पर वापस आपको 2OH नेगेटिव दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड के मरकरिक वाली पार्ट ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके मरकरी की फॉर्मेशन करी है और आपको एज ए साइड प्रोडक्ट मिल रहा है 2OH नेगेटिव। तो ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होगी, किसने गेन किया है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई है, कैसे 2OH नेगेटिव बने हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन की। अगर मैं ओवरऑल सेल रिएक्शन आपके साथ डिस्कस करूं तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स में इन 2 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर दूं तो जरा बताइए फटाफट आपके पास क्या आ जाएगा? जिंक अमलगम लेफ्ट साइड में प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, इसका 2OH नेगेटिव इसके 2OH नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में आपके पास देखो एक H2 बच रहा है और इधर राइट हैंड साइड में एक H2 है, ये भी आपका कैंसिल हो गया। गिव्स यू जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। ये आपके पास आ गई ओवरऑल सेल रिएक्शन। ये आपने देखा, ये आपके पास ओवरऑल सेल रिएक्शन आ चुकी है। एक बार देख लो क्या बैलेंस है। एक जिंक है, एक जिंक है, एक मरकरी, एक मरकरी, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। आप कहेंगे ये मरकरी क्या है? ये तो अमलगम की फॉर्म में है जिसमें जिंक डिसॉल्व फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर खाली जिंक पे लिखेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन ये जिंक एक्चुअल में मरकरी में डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए मुझे यहाँ पर जिंक अमलगम लिखना पड़ रहा है, जिसमें ये वाला अमलगम ये वाला मरकरी कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। अब अगर आप फोकस करके इस रिएक्शन को देखें, ओवरऑल सेल रिएक्शन को, तो देखो लेफ्ट साइड में क्या कोई आयन प्रेजेंट है? नहीं। क्या राइट हैंड साइड में कोई आयन प्रेजेंट है? नहीं। ना लेफ्ट में कोई आयन प्रेजेंट है, ना राइट में कोई आयन प्रेजेंट है। यहाँ इंडिया की जुगाड़ नहीं चलेगी। अगर आप इस मरकरी सेल और बटन सेल को ठोकेंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ठोकने पर क्या होता था? आयंस में मोबिलिटी हो जाती थी और आयंस की मोबिलिटी की वजह से चार्ज जहां फ्लो करता है, जहां आयंस फ्लो करते हैं, वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो यहाँ आयंस है ही नहीं ओवरऑल सेल रिएक्शन में। तो जितने आपके सेल के वोल्टेज हैं, अगर आपका सेल बिल्कुल वीक हो गया या खत्म हो गया तो इंडिया की जुगाड़ यहाँ पर फेल हो जाएगी। क्या यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो बिल्कुल फिक्स है और यहाँ मैं जो वोल्टेज लिख रही हूं वो वोल्टेज है आपके, वोल्टेज इज 1.35 वोल्ट। जो वोल्टेज है वो कितने हैं? 1.35 वोल्ट, जो कांस्टेंट रहेंगे।
मैं बिल्कुल कांस्टेंट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कोई आयंस नहीं है, आपकी सेल दोबारा वर्क नहीं करेगी। रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ, ड्यूरिंग इट्स लाइफ, जितनी भी इसकी लाइफ है उसमें ये कांस्टेंट रहेंगे इसके वोल्टेज। तो यहां तक भी मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इसका यूज कहां पर है। इसके यूज में एक यूज तो आपको पता होगा, यस कौशलेंद्र, एन, देखो एनोड पर ये रहा एच जी और ये रहा एच जी। कौन से वाले एच जी की बात कर रहे हो कौशलेंद्र? हाँ, अच्छा प्रोडक्ट साइड में आपको दिख नहीं रहा है ना वो, क्योंकि ये जो जिंक है ये मरकरी में डिजोल्व है, मतलब ये किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरह पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है मरकरी, इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। बस इसने इतना कर दिया है कि जो जेड एन सॉलिड फॉर्म में था वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रहा, बस इतना इसका रोल है। तो आप इसको अगर राइट हैंड साइड पर लिखेंगे तो आपको एज ए मरकरी प्रोडक्ट शो करना पड़ेगा, तो खाली एच जी लिखेंगे, और एच जी कोई प्रोडक्ट है नहीं है, इसलिए मैंने राइट साइड पर एच जी का यूज नहीं किया है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई कौशलेंद्र? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब इसका यूज अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो इसका यूज क्या होगा। सबको पता है कि एक तो ये जो हम हैंड वॉच यूज करते हैं उसमें बटन सेल को यूज किया जाता है, बटन सेल को जो यूज किया जाता है वो आप हैंड वॉच में यूज करते हैं। तो आप हैंड वॉच, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, हैंड वॉच आप ले लीजिए। हैंड वॉच के साथ साथ जो हियरिंग एड्स आते हैं, जो कानों में लगाने वाली जो वो डिवाइस आती है, उसमें भी हम इस सेल को यूज करते हैं। हियरिंग एड्स, वहां भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो मरकरी सेल के बारे में आपने टाइप ऑफ सेल आपको पता चल गई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एनोड किसका बना है, कैथोड किसका बना है, रिएक्शन एट एनोड पता चल गई, रिएक्शन एट कैथोड पता चल गई, ओवरऑल सेल रिएक्शन पता चल गई, वोल्टेज पता चल गई जो फिक्स है, इसकी पूरी लाइफ कांस्टेंट रहेंगे 1.35 वोल्ट, और यूज आपको इसका पता चल गया। यहां तक मेरी बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? अब यहाँ पर एक चीज मैंने अभी आपके साथ डिस्कस नहीं की, और वो है इलेक्ट्रोलाइट। हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज किया है? तो इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो जिंक ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। और जिंक ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करें या ना करें, जिंक ऑक्साइड एज ए एनोड फॉर्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट भी हमारा जिंक ऑक्साइड का होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है तो आप जिंक ऑक्साइड बताएंगे। इलेक्ट्रोलाइट इज जिंक ऑक्साइड। तो यहां तक मरकरी सेल, बटन सेल की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। कैसे प्राइमरी सेल वर्क कर रही है, किस तरीके से इसकी वर्किंग है, ये क्लियर हो रहा होगा, रिएक्शन क्लियर हो रही होगी। अब बात करनी है आपके साथ मुझे सेकेंडरी सेल की। इसके साथ हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल की, लेकिन सेकेंडरी सेल थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। तो कल की क्लास में सभी लोग एक तो टाइम से पहुंचिएगा, जिससे सेकेंडरी सेल को मैं टाइम से स्टार्ट कर दूं, टाइम से खत्म हो जाए हमारी सेकेंडरी सेल, क्योंकि मुझे 3 सेल आपके साथ में डिस्कस करनी है, जिसमें सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग सेल है वो है लेड स्टोरेज बैटरी। क्योंकि लेड स्टोरेज बैटरी में पूरी फंक्शनिंग मुझे आपको अच्छे से समझानी पड़ेगी, जैसे इन्वर्टर आपका वर्क कैसे करता है। तो कल की क्लास में आप लोग प्लीज टाइम से पहुंचिएगा। आज की क्लास में 7-8 मिनट हम लोगों के वेस्ट हुए थे, तो कल की क्लास में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा आज अगर आपको इतना क्लियर है तो फटाफट से एक बार हैंड रेस कर दीजिए, जिससे मैं आज आपको होमवर्क दे दूं कि आपको कितने क्वेश्चन न्यूमेरिकली सॉल्व करने हैं, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो फटाफट से आप लोग एक बार हैंड रेस करके मुझे बता दीजिए, यहां तक अगर आपको क्लियर है। 21 स्टूडेंट्स के हैंड रेज हुए हैं। अब किसको क्लियर नहीं है वो एक बार मुझे बता दे। माल्य, चलिए माल्य, माल्य प्रकाश, माल्य क्लियर है, माल्य को भी ठीक है। किसने मुझे कोई मैसेज किया है, ठीक है। अविनाश, अविनाश बेटा कुछ क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ?
वो थोड़ा बहुत ही होगा क्योंकि एक्चुअल में हमारा 70% चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, ये रिमेनिंग पार्ट चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिमाग में तुम्हारे अभी एंटर किया होगा। मैं आफ्टर क्लास तुमसे एक बार बात करती हूँ। बाकी स्टूडेंट्स एक बार ये देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन अब आपको करने हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड वाला असाइनमेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। एनसीईआरटी इंटेक्स में 10, 11, 12, 13, 14, एक्सरसाइज में 12, 13, 14, 15, 16, 18, शॉर्ट आंसर टाइप में 31, 33, 37, 38, 40, 45, 46, ऐसे क्यू फर्स्ट 6, 7th का सेकंड, 8th का फर्स्ट, 11 एंड 13, ऐसे क्यू सेकंड 18 सेकंड पार्ट, 21 सेकंड पार्ट, LYQ 29 फर्स्ट पार्ट, 32, 34 बी पार्ट और एग्जाम्पल का 8 नंबर पार्ट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम एक बार देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 39, ठीक है, तो 39 नंबर ऑफ क्वेश्चन। ओके 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 39 सुन के थोड़ा सा झटका मुझे भी लगा था। 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें आप ये देखेंगे कि आई थिंक 7 और 8 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल है और कुछ क्वेश्चन अभी सेकेंडरी सेल के भी हैं, क्योंकि मैंने आज बैटरी वाले पार्ट को भी इनमें इंक्लूड कर दिया क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में बैटरी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें एक्सरसाइज में इंक्लूडेड है। वो क्वेश्चंस अभी आप छोड़ देंगे सेकेंडरी सेल वाले, लेकिन प्राइमरी सेल वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप अटेम्प्ट करेंगे। अब सेकेंडरी सेल में क्वेश्चन अगर लेड स्टोरेज बैटरी का आ जाए या फ्यूल सेल का क्वेश्चन आ जाए या निकल कैडमियम का तो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, तो 2 टाइप के क्वेश्चन अभी आप नहीं कर पाएंगे सॉल्व, बाकी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी आप देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और कल तक आप 3 बजे से पहले, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, 3 बजे से पहले आपका मेरे पास आउटपुट रिस्पॉन्स आ जाए कि मैडम इतने क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है विद टाइटल, और सभी बच्चे मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, कोई भी बच्चा रिस्पॉन्ड करने से छूटेगा नहीं, सबका रिस्पॉन्ड आ जाना चाहिए, सबके क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। दूसरा, जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, सेकेंडरी सेल नहीं पढ़ाई है, प्राइमरी सेल पढ़ाई है, सेकेंडरी सेल तक के नोट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विद बैटरीज नोट्स मैं अभी आपको सेंड कर रही हूँ गूगल क्लासरूम पर। जैसे ही आप रिसीव कर लेंगे, मुझे रिसीव का एक मैसेज सेंड कर देंगे। कल 3 बजे से पहले आपकी ये क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स मेरे पास आ जाना चाहिए और अभी आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज दे देंगे कि मैडम अभी तक का टॉपिक मुझे क्लियर है। ठीक है, सबको मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। मैं जस्ट आपको ये वाली जो शीट है इसकी भी पिक भेज रही हूँ और नोट्स भी आपको अभी सेंड कर रही हूँ, तो आप लोग अपनी कॉपीज में नोट्स भी लिख लीजिएगा अभी तक का जितना भी टॉपिक हुआ है। एम आई क्लियर बेटा?